हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग लास्ट यूजीसी एग्जाम जो 2021 में हुए थे उसमें स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से जो क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से। इससे पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चन उसको सॉल्व करने वाले ये नहीं आए थे। तो ये शायद फर्स्ट टाइम था कि इसमें जो है ये क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन ये था कि द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ 13 यूनिट्स सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट shows a variance of 5 units. If the population consists of 49 units, estimate the variance of the population. तो यहाँ पर पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालना है और हमको दिया हुआ है सैंपल वेरिएंस दिया हुआ है, साथ में हमको दिया हुआ है कि सैंपल का साइज क्या है और पॉपुलेशन का साइज क्या है, ये दिया हुआ है। तो इसके लिए जो है एक फॉर्मूला जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का है कि अगर आपका पॉपुलेशन का साइज n है ना, n, और सैम्पलिंग जो है विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो यहाँ पर जो है विदाउट रिप्लेसमेंट जो है ये मेन चीज़ है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको ध्यान में देना। एंड इफ द सैंपल साइज इज लेस देन n, तो सैंपल साइज जो है पॉपुलेशन से छोटा है। तो दूसरा शर्त क्या है कि सैंपल साइज को पॉपुलेशन से छोटा होना चाहिए। तो सैंपल वेरिएंस कैसे दिया का फॉर्मूला हो जाता है एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, मतलब जो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर, इनटू जो पॉपुलेशन माइनस सैंपल डिवाइडेड बाय सैंपल इनटू पॉपुलेशन माइनस 1। तो ये साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पर एस स्क्वायर जो है सैंपल वेरिएंस को बता रहा है, सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस को बता रहा है, एन जो है साइज ऑफ द पॉपुलेशन है और स्मॉल एन जो है वो साइज ऑफ सैंपल है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है सैंपल का साइज जो है, यहाँ पर हम लोग देखें तो ये 13 यूनिट है। सैंपल साइज इज 13 यूनिट, तो इसीलिए जो n इज इक्वल टू 30। और अगर यहाँ पर जाके देखें कि यहाँ पर पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 49 यूनिट, तो पॉपुलेशन साइज 49 यूनिट्स है, तो n कैपिटल N इज इक्वल टू 49 और एस स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, एस स्क्वायर की जगह 5, सिग्मा स्क्वायर n की जगह 49, कैपिटल N की 49, स्मॉल n की जगह 13, फिर स्मॉल n की जगह 13 और फिर 49 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 49 माइनस 13 36, सिग्मा स्क्वायर जैसा वैसे ही रहेगा और 13 इंटू 48। अब इसके बाद सिग्मा स्क्वायर तो 5 यहाँ पर वैल्यू उसमें पुट कर दिया है इसके जगह पे, एस स्क्वायर की जगह पे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ऊपर में जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 और 48, और उसके जो है डिवाइड हो जाएगा वो 36 से। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 86.66 आएगा, जो कि इक्विवेलेंट टू 86.67 है। तो जो कि आंसर जो है इसका 3 है। इसको रेट से ये कर दिया तो 86.67 जो है इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये तो इस बार पूछा, हो सकता है कि अगली बार पूछ दे कि यहाँ पर बोलते कि पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट। अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो और सैम्पलिंग जो है रैंडम हो, रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं और पॉपुलेशन उसका फाइनाइट, और पॉपुलेशन इज फाइनाइट और सैम्पलिंग इज विदाउट रिप्लेसमेंट, तो दोनों ही केस में कि अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो और सैम्पलिंग रैंडम हो, या पॉपुलेशन फाइनाइट हो और सैम्पलिंग जो है विथ रिप्लेसमेंट हो, तो उस समय जो सैम्पलिंग वेरिएंस जो है एस स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला है एस स्क्वायर इज इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस बाय द साइज ऑफ द सैंपल। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं अगर इस बार इस क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, क्योंकि बदल सकता है कि जब यहाँ पर था विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ पर विथ रिप्लेसमेंट का भी पूछ सकता है। तो एक नया चीज जुड़ा, ये नया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से आया, तो उसको जो है विदाउट रिप्लेसमेंट का भी फॉर्मूला मैंने दे दिया है और विथ रिप्लेसमेंट का भी फॉर्मूला दे दिया है। तो इन दोनों को ध्यान में रख के जो है अगर अगली बार अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी से हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी से आता है, बहुत ही
हार्ड नहीं होता है, सिंपल होता है, थोड़ी सी अगर समझ रहे प्रोबेबिलिटी की तो इजीली सॉल्व हो सकता है। तो अज्यूमिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल बर्थ इज 0.5, फाइंड द चांसेस दैट फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रेन विल हैव 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मेल चाइल्ड के बर्थ होने की, मतलब जन्म लेने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो क्या चांस है कि एक ऐसा फैमिली हम लोग बनाए, है ना, 3 आदमी का, जिसमें 2 लड़का और 1 लड़की हो। तो फैमिली ऑफ 3 होना चाहिए जिसमें 2 लड़का और 1 लड़की होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं कि सिंपल देखते हैं कि पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, और कुछ थोड़ी जो ज़रूरत है सॉल्व करने के लिए उसको जो है फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ, इसको हम लोग PM से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, है ना, PM, ये 0.5 दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल बर्थ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। जनरली हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं या तो बर्थ होगा तो या मेल होगा या फीमेल होगा, तो इस केस को कंसीडर करते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, अब उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल जिसको PF से डिनोट किए हैं 1 माइनस PM हो जाएगा 1 माइनस 0.5, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5। तो ये इसका जो है 0.5 आ गया। नेक्स्ट जो है टोटल नंबर ऑफ वेज ए फैमिली ऑफ 3 विल बी फाउंड, है ना, और ये जो होगा कितना तरीका से 3 आदमी का फैमिली, जो 3 बॉयज हो सकते हैं, 3 गर्ल्स हो सकते हैं, और बॉयज और गर्ल्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये टोटल सैंपल स्पेस को शो करेगा। ये दैट विल शो द सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस हम लोग निकालें तो इसमें क्या हो सकता है, 3 फैमिली का है तो 3 मेल हो सकते हैं, 3 बॉय हो सकते हैं, तो M 2 बॉय 1 फीमेल हो सकते हैं, फिर 2 बॉय 1 फीमेल, फिर फीमेल 2 बॉय, है ना, मेल 2 फीमेल, फिर 2 फीमेल 1 मेल, 2 फीमेल 1 मेल और 3 फीमेल, तो ये टोटल 8 है ना। तो सैंपल जो है पॉइंट जो है टोटल जो सैंपल स्पेस में 8 है, तो इसको हम लोग NS से डिनोट करते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू 8। और अगर मान लीजिए हम लोग जो अभी हम लोगों को चाहिए जो डिजायर्ड है ना, कि ऐसा ग्रुप बनाना जिसमें कंसिस्ट कर रहे हैं 2 बॉयज और 1 गर्ल, तो वो उसको हम लोग डिनोट करें लेट A बी द इवेंट ऑफ अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। देन A का क्या होगा, A का में क्या क्या पॉइंट होंगे, तो MF हो गए 2 मेल, इसको अरेंज करके रखेंगे, तो मेल मेल फीमेल, मेल फीमेल मेल और फीमेल मेल, यही 3 पॉइंट आ रहे हैं। तो A में जो सैंपल पॉइंट्स है वो 3 है, तो NA इज इक्वल टू 3। अब प्रोबेबिलिटी का हम लोग डेफिनेशन से हम लोगों को किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट्स क्या है, NA, तो वो हो जाएगा NA, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, तो NS, तो NA बाई NS, तो NA का वैल्यू 3 और NS का वैल्यू 8, तो आंसर क्या हो गया 3/8, जो कि हमारा थर्ड चॉइस है। तो थर्ड चॉइस जो है 3/8 है, तो ये वाला हमको जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका जो हम लोग ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है सिंपल प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रैक्टिस करने चाहिए हर साल, हर एक साल, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो नहीं आया है, हर साल जो है वो क्वेश्चन इससे आते ही रहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी विल बी मोस्ट appropriate to use if the data relates to rate, proportion and ratio। अब ये क्वेश्चन को जानने के लिए, है ना, इसका आंसर करने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, है ना, मोड, इन सबों पे आपका जो है इनकी प्रॉपर्टीज आप जानते हो, क्योंकि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। मतलब सॉल्व करने के लिए भी आएंगे, या इनके जो है मेरिट्स या डीमेरिट्स पूछेगा कि कौन किसमें है किसमें नहीं है, उसके क्या मेरिट्स या डीमेरिट है। तो ये दोनों ही पढ़ना चाहिए, इससे जो है आपकी प्रिपरेशन ठीक रहेगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पर भी फोकस करते हैं कि क्या है। तो ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बोल रहा है कि कौन सा मेजर सबसे अच्छा है जिसमें हम लोग रेट को, प्रोपोर्शन को, रेशियो को मेजर कर सकते हैं। तो अर्थमेटिक मीन है ना, एक तो सबसे पहला उसमें से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो है टोटल नंबर ऑफ जितने भी पॉइंट्स है और उसको टोटल नंबर ऑफ उसके जो टाइम्स वो आए हैं
उसे डिवाइड कर देंगे तो वो अर्थमेटिक में निकलता है। तो सिंपल उसका ये होता है। और ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग क्या लेते हैं, उसके स्क्वायर, है ना, उसका क्यूब। अगर 3 है तो क्यूब हो जाएगा, 4 है तो आपका 4th रूट हो जाएगा, 5 है तो 5th रूट हो जाएगा, है ना। ये इस टाइप से निकालते हैं। और हार्मोनिक मीन में हम लोग है तो उसको रेशियो करके निकालते हैं। मीडियन में तो दो डेटा को 2 पार्ट में बांट देता है। तो इन चारों में से कौन सा ही होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन को अगर हम लोग बात करें तो वो ज्योमेट्रिक मीन जो है कैलकुलेट कैसे होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय रेजिंग द प्रोडक्ट ऑफ सीरीज ऑफ नंबर टू द इनवर्स ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द सीरीज। तो जो जितना ज़्यादा नंबर है उसका इनवर्स, है ना, वो रेजिंग करते हैं, उसके पावर को ये करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन इज मोस्ट यूजफुल व्हेन नंबर्स इन सीरीज आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और इफ नंबर्स टेंड टू मेक लार्ज फ्लक्चुएशन। तो इसको कब हेल्पफुल हो जाता है कि अगर नंबर जो है एक साथ जो है इंडिपेंडेंट नहीं, एक साथ में कुछ उनका जुड़ाव है। और दूसरा ये है कि जब उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उस समय वो क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है ज्योमेट्रिक मीन का। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है अर्थमेटिक मीन्स या अर्थमेटिक एवरेज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर से ये डिफर ये करता है कि ये जो है कंपाउंडिंग अगर हो रहा है ना, जो हम लोग जैसे कि जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बात करते हैं तो उसमें तो एक साल में जोड़ते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग में जो होता है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो गया चाहे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हुआ, तो जब कंपाउंडिंग पीरियड टू पीरियड होता है तो उसमें ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा बेटर होता है। तो इसी के कारण जो है इन्वेस्टर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन को ज़्यादा बेटर मेजर मानते हैं जब रिटर्न को देखते हैं बनस्पत की आपका अर्थमेटिक मीन से। तो वहाँ पर भी जब रेट प्रोपोर्शन, है ना, रेशियो की बात होती है इन्वेस्टमेंट में, तो वहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जो बेटर मेजर जो है इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। और तो जब भी हमको कौन सा पूछेगा कि सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें रेट प्रोपोर्शन यूज कर रहे हैं रेशियोज का, तो उसका आंसर होगा ज्योमेट्रिक मीन। तो इसी तरह आप अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और मीडियन, इसके भी जो है आप लोग ऐसे प्रॉपर्टीज को देख लीजिएगा, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 4th क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कोरिलेशन से आया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट है डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन इज मेजर्ड, डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन इज मेजर्ड बिटवीन two variables or predictability is not part of correlation analysis. Third है Spearman has no contribution to the correlation analysis and cause and effect relationship is established through the correlation analysis. ठीक है, कोरिलेशन का डेफिनेशन क्या है कि कोरिलेशन जो है ये डायरेक्शन बताता है। दो हाउ टू वेरिएबल आर रिलेटेड, इसके डायरेक्शन को बताता है कि वेदर या दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन और दे आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय ईच अदर, तो जीरो कोरिलेशन होगा अगर ऐसा होता है तो लीनियर एसोसिएशन जो है तो उसमें है ही। तो एसोसिएशन बता रहा है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल या तो बढ़ रहा है या घट रहा है या कुछ नहीं हो रहा है उसमें, तो एक तरह से लीनियर एसोसिएशन तो बताता ही है मेजर। सेकेंड है प्रेडिक्टिबिलिटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन सिर्फ जो है डायरेक्शनल जो है प्रॉपर्टी बता रहा है, वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है कि ये वेरिएबल से उस वेरिएबल का जो है फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं है, तो वो प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं हो सकती है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, प्रेडिक्टिबिलिटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। और तीसरा है स्पीयरमैन हैज नो कंट्रीब्यूशन टू द कोरिलेशन। स्पीयरमैन का जो है रैंक कोरिलेशन दिया है ना, एक कार्ल पियर्सन वाला जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट है, तो वो है ही। तो इसलिए अब ये करना कि स्पीयरमैन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कोरिलेशन में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो सी नहीं होगा। और डी है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश थ्रू द कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है सिर्फ डायरेक्शनल रिलेशनशिप बताता है कि एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा या घटेगा, ये नहीं बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है, इस चीज़ को नहीं बताता। तो डी भी नहीं होगा, तो इसलिए सिर्फ ऑप्शन ए और बी जो है करेक्ट है और सी और डी करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो 2 होगा। ए बी सिर्फ ए बी करेक्ट है और कोई करेक्ट नहीं है।
तो ये 4 क्वेश्चन जो थे टोटल जो है ये लास्ट वाले एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स से है। यूजुअली क्या है कि स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ये मिला के अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं। कभी इसमें से ज़्यादा, कभी इकोनोमेट्रिक्स से ज़्यादा, कभी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से ज़्यादा, कभी स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा। ये डिफाइंड नहीं है कि सभी में से इतने इतने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी किसी से 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब भी आप स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के लिए यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पहला है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें जो है सिंपल बनाना है। आप बड़े बड़े टेबल बना के जो है मीन, मीडियन, मोड निकालना, ये सब तो टाइम नहीं रहता है उतना। आपसे जो है 1 नंबर का, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो उतना टेबल वाला तो नहीं आएगा। लेकिन तो सिंपल जो है अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, है ना, मीडियन सिंपल कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे, मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप क्या है, कौन बड़ा कौन छोटा है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस और उनके प्रॉपर्टीज, मेरिट, डिमेरिट्स, इस सब से क्वेश्चन जो है ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन से, कि मीन डेविएशन, रेंज क्या है ना, क्वार्टाइल डेविएशन है ना, और क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इस पे बेस्ड आएंगे। कैसे सिंपल, कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस निकाले, उस पर क्वेश्चन आते हैं। फिर सैम्पलिंग पे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि कौन सा सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग है कि नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग से क्वेश्चन आते हैं। अभी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से अभी किसी साल क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन जो है आपको डिफरेंट टेस्ट है ना, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, है ना, एफ टेस्ट, इन लोगों के बीच का डिफरेंस, काई स्क्वायर टेस्ट, है ना। तो ये टेस्ट के छोटे छोटे प्रॉपर्टी, बहुत डीप नहीं जाना है, उसको बनाना कुछ नहीं है, लेकिन सिंपल क्या होता है वो नेचर के क्वेश्चन जो है वो स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन से उसमें आते ही है। स्क्यूनेस पे पूछ देता है ना, तो ये स्क्यूनेस, कर्टोसिस। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस क्या है, तो उससे प्रॉब्लम भी आ जाता है कि मीन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है, सैंपल साइज निकालिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये सारा जो है बेसिक्स जो है, यहाँ पर बहुत डीप में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक्स सभी के आने चाहिए, जो भी सिलेबस में है उसको कवर है, तो क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। और क्वेश्चन जो होते हैं वो एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली जो है अगर आप थोड़ी सी तैयारी करते हैं तो आपके से जो है ये तीनों पोर्शन, चाहे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो, इकोनोमेट्रिक्स हो और स्टैटिस्टिक हो, वो सॉल्व किया जा सकता है। जितना इसके लिए डर बना के रखा है वैसी कोई बात नहीं है। अच्छे से पढ़ने से, है ना, अच्छे से तैयारी करने से जो है इसके आराम से हो सकती है और बहुत ईजी हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और उसमें हम लोग जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आए थे लास्ट यूजीसी एग्जामिनेशन में, है ना, उसको जो है सॉल्व करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।